तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट एंड ट्राइब, सिस्टम्स जस्टिफाइंग एंड परपिचुएटिंग इनइक्वालिटी। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है द कास्ट सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। The caste system is a distinct Indian social institution that legitimizes and enforces practice of discrimination against people born into particular caste. हमारे यहाँ जो ये कास्ट सिस्टम है ये एक बिल्कुल अलग तरीके का इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन है जो लेजिटिमेट भी करता है, एनफोर्स भी करता है डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस को उन लोगों के खिलाफ जो पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए हैं। These practices of discrimination are humiliating, exclusionary and exploitative. अब इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रैक्टिस फॉलो होती हैं ये काफ़ी अपमानजनक होती हैं, बहिष्कृत करने वाली होती हैं और शोषण वाली होती हैं। हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। अगर ऐतिहासिक उसमें देखें तो कास्ट सिस्टम जो है उसको क्लासिफाई किया गया था लोगों में उनके ऑक्यूपेशन की वजह से और उनके स्टेटस की वजह से। Every caste was associated with an occupation, which meant that persons born in a particular caste were also born into the occupation associated with their caste. They had no choice. हर कास्ट जो है एक काम से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जो इंसान उस पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ है तो उसको जो है उस ऑक्यूपेशन को भी लेना पड़ेगा जो उसकी कास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। Moreover, and perhaps more importantly, each caste also had a specific place in the hierarchy of social status, so that, roughly speaking, not only were occupational categories ranked by social status, but there could be a further ranking within each broad occupational category. सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, हर कास्ट की एक खास जगह है जो ऑर्डर है सोशल स्टेटस का उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि खाली ऑक्यूपेशनल कैटेगरी ही नहीं रैंक होती हैं सोशल स्टेटस के लिए, बल्कि उसमें भी एक रैंकिंग होती है हर एक ऑक्यूपेशनल कैटेगरी के अंदर। इन स्ट्रिक्ट स्क्रिप्चरल टर्म्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस वर सपोज टू बी शार्पली सेपरेटेड। अगर स्क्रिप्चरल टर्म्स के आधार पे कहें तो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को जो है बिल्कुल अलग रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द रिचुअली हाई कास्ट द ब्राह्मण्स was not supposed to amass wealth and were subordinated to the secular powers of the king and rulers belonging to क्षत्रिय कास्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे रिचुअल उसमें देखा जाए तो सबसे ऊंची कास्ट है ब्राह्मण्स, उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करें, वेल्थ इकट्ठी करें, और वो जो हैं जो सेकुलर पावर्स थी, किंग्स और रूलर्स, उनके नीचे आते थे जो कि क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करती थी। On the other hand, despite having the highest secular status and power, the king was subordinated to the Brahmin in the ritual religion sphere. अब वहीं दूसरी तरफ क्या था, कहने को सबसे ऊंचा स्टेटस और पावर होने के बावजूद किंग जो है वो किसके अंडर आ जाते थे कि मतलब कोई भी सलाह लेनी है, कुछ भी रिचुअल रिलीजियस कुछ भी होना है, उसके लिए वो किसकी सलाह लेते थे, ब्राह्मण्स की। Compare this to the apartheid system described in box 5.1. अब इसकी आप तुलना जो है जो अपार्थाइड सिस्टम था उससे कंपेयर कर सकते हैं जो आपकी बुक में बॉक्स 5.1 में दिया हुआ है। However, in actual historical practice, economic and social status tend to coincide. अगर एक्चुअल में हम हिस्टोरिकल प्रैक्टिस जो थी हमारी उसमें यह होता था कि जो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस है वो जनरली कोइंसाइड कर जाते थे। There was thus a fairly close correlation between social status and economic status. तो एक बहुत ज्यादा correlation था social और economic status के बीच में। The high caste were almost invariably of high economic status, while the low caste were always of the low economic status. जो high caste थे उनका बहुत ऊंचा economic status होता था और जो low caste थे उनका बहुत ही नीचा economic status होता था। In modern times, and particularly since the 19th century, the link between the caste and occupation has become much less rigid. लेकिन आज का जो मॉडर्न जमाना है या हम 19th सेंचुरी से कह सकते हैं, जो कास्ट और ऑक्यूपेशन के बीच का जो लिंक था अब उसमें काफी ज्यादा जो रिजिडिटी थी वो कम हुई है। Ritual, religious prohibitions or occupational change are not easily imposed today, and it is easier than before to change one's occupation. जो पहले होता था रिचुअल रिलीजियस रोक थी, प्रोहिबिशंस थे, आप ऑक्यूपेशन नहीं बदल सकते, वो चीज आज लागू नहीं होती, बल्कि वो आज काफी इजी हो गया है कि इंसान चाहे तो अपना ऑक्यूपेशन बदल सकता है। Moreover, compared to 100 or 50 years ago, the correlation between caste and economic status is also weaker. अगर हम 100 या 50 साल पहले की बात करें
तो जो रिलेशन था कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस में वो भी आज काफी कमजोर हुआ है। रिच एंड पुअर पीपल आर फाउंड टू बी इन एवरी कास्ट। आज की डेट में हर कास्ट में आपको गरीब और अमीर लोग मिलेंगे। एंड दिस इज द की पॉइंट, द कास्ट क्लास कोरिलेशन इज स्टिल रिमार्केबली स्टेबल एट द मैक्रो लेवल। और शायद यही मेन पॉइंट है कि जो कास्ट क्लास कोरिलेशन है वो आज भी स्टेबल है मैक्रो लेवल पे। As the system has become less rigid, the distinction between the caste of broadly similar social and economic status have weakened. अब जैसे जैसे सिस्टम में रिजिडिटी कम हो रही है, जो एक डिस्टिंक्शन है, एक डिफरेंस है, कास्ट जो सिमिलर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस की हैं, उनमें भी कमी आई है, कमजोर पड़ी है। Yet between different socio-economic groupings, the distinction continue to be maintained. लेकिन जो अलग अलग सोशो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं, उनमें ये जो वेरिएशन है, ये आज भी है। Although things have certainly changed, they do not have changed much at the macro level. कहने को चीजों में बदलाव आया है, पर मैक्रो लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं आया है। It is still true that privileged and high economic status sections of society tend to be overwhelmingly upper caste, while the disadvantaged in the lower economic status sections are dominated by the so-called lower caste. ये बात आज भी सच है कि जो प्रिविलेज यानी जिनको सुविधा मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलती हैं, या जो हाई इकोनॉमिक स्टेटस सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो आज भी अपर कास्ट में आते हैं, और जो डिसएडवांटेज या लोअर इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं, उनको जो दबाने वाले हैं वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है। मोरओवर, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव्स इन पॉवर्टी और एफ्लुएंस डिफर्स ग्रेटली अक्रॉस द कास्ट ग्रुप। जिस मात्रा में जो पॉपुलेशन है जो गरीबी में रहती है, एक तरह से परेशानी की जो अवस्थाओं को झेलती हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा कास्ट ग्रुप्स के अंदर। इन शॉर्ट, इवन दो there have been major changes brought about by social movements over more than a century, and despite changed modes of production as well as concerted attempts by the state to suppress its public role in independent India, caste continues to affect the life chances of Indians in the 21st century. अगर हम शॉर्ट में कहें तो कहने को बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए गए हैं सोशल मूवमेंट्स के द्वारा। एक दशक से एक सेंचुरी से ज्यादा हो गया है, और कहने को जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है या जो कोशिशें करी जा रही हैं स्टेट के द्वारा कि पब्लिक रोल जो है उसका कम रहे इंडिपेंडेंट इंडिया में, तब भी कास्ट जो है वो काफी हद तक जो इंडियंस के लाइफ चांसेस हैं उन पर प्रभाव डालता है 21st सेंचुरी के अंदर। रेस एंड कास्ट अक्रॉस कल्चरल कंपैरिजन। जस्ट लाइक कास्ट इन इंडिया, रेस इन साउथ अफ्रीका स्ट्रैटिफाइज सोसाइटी इनटू अ हायरार्की। जैसे कि हमारे यहाँ कास्ट होती है इंडिया में, इसी तरह से साउथ अफ्रीका में रेस होती है जो सोसाइटी को उसके ऑर्डर में डिवाइड करती है। About 1 South African in 7 is of European ancestry, yet South Africa's white minority holds the dominant share of power and wealth. कहने को 7 में से एक साउथ अफ्रीकन ऐसा होगा जिसके पुरखे जो हैं वो यूरोपियन होंगे, जबकि साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट माइनॉरिटी है वो आज भी मेजर शेयर होल्ड करती है पावर और वेल्थ का। Dutch traders settled in South Africa in the mid-17th century. Early in the 19th century, their descendants were pushed inland by British colonization. Dutch traders जो थे वो सेटल हुए साउथ अफ्रीका में mid-17th century में। फिर 19th century की शुरुआत में उनके जो पूर्वज थे उनको जो है पुश कर दिया गया था अंदर की तरफ ब्रिटिश कोलोनाइजेशन के कारण। At the beginning of the 20th century, the British control of what became the Union and then the Republic of South Africa. 20th सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटेन जो है या ब्रिटिश ने कंट्रोल पूरा जो है अपने अंडर में ले लिया था, इससे वो यूनियन बना और बाद में बना रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। To ensure their political control, the white European minority developed the policy of apartheid or separation of the races. अब अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बना रहे इसके लिए जो व्हाइट यूरोपियन माइनॉरिटी थी उन्होंने अपार्थाइड की जो नीति है उसको अपनाया, यानी कि जो रेसेस हैं उनको सेपरेट करना, रंग भेद के आधार पर सेपरेशन करना। An informal practice for many years, apartheid became law in 1948 and was used to deny the black majority South African citizenship, ownership of land and a formal voice in government. एक informal practice जो है बहुत सालों तक चली और अपार्थाइड जो है वो लॉ बन गया 1948 में। और उसका मेन कारण इस्तेमाल किस लिए हो रहा था कि जो ब्लैक मेजॉरिटी है साउथ अफ्रीकन सिटीजनशिप की उसको डिनाई करना, ओनरशिप लैंड की नहीं दी जाएगी, फॉर्मल वॉइस जो है गवर्नमेंट में वो नहीं होगी। Every individual was classified by race
and mixed marriages were prohibited. हर इंडिविजुअल को उसको रेस के आधार पर क्लासिफाई किया जा रहा था और मिक्स्ड मैरिजेस अलाउड नहीं थी. As a racial caste, blacks held low-paying jobs. On average, they earned only 1/4 of what white did. अगर रेशियल कास्ट होने की वजह से जो ब्लैक्स थे अब उनको बहुत ही लो पेइंग जॉब्स पे रखा जाता था. एवरेज तौर पे वो कितना कमाते थे, जितना व्हाइट कमाते थे उनके मुकाबले 1/4. In the latter half of the 20th century, millions of blacks were forcibly relocated to Bantustans or homelands, dirt poor districts with no infrastructure or industrial jobs. बाद में मतलब 20th सेंचुरी के हाफ में क्या हुआ, लाखों की संख्या में जो ब्लैक्स थे उनको जबरदस्ती रीलोकेट कर दिया बैंटुस्टन्स या होमलैंड्स में. यानी वो ऐसे जो गंदे गरीबी इलाके थे जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई काम नहीं था. All the homelands together constituted only 40% of South Africa's land, while blacks made up close to 80% of the country's population. अब जितने भी होमलैंड्स थे अगर सब मिला लिए जाए तो 14% साउथ अफ्रीका की जमीन को वो जमा कर मतलब कंप्लीट कर पाते थे, जबकि जो ब्लैक थी उसमें 80% जो है कंट्री पॉपुलेशन ब्लैक्स की थी. द रिजल्टिंग स्टारवेशन एंड सफरिंग वर इंटेंस एंड वाइड स्प्रेड. नतीजा क्या हुआ, भूखमरी है, परेशानी है, ये बहुत ज्यादा हो गया था. In short, in a land with extensive natural resources, including diamonds and precious minerals, the majority of the people lived in abject poverty. अब कहने को एक ऐसी जमीन जहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, डायमंड्स होते हैं, वहाँ प्रेशियस मिनरल्स होते हैं, वहाँ की मेजॉरिटी में जो लोग थे वो गरीबी की जिंदगी बिता रहे थे. The prosperous white minority defended its privileges by viewing black as social inferiors. अब ये जो संपन्न व्हाइट माइनॉरिटी थी ये अपनी जो सुविधाएं मिल रही थी उनको बचाने के लिए क्या कहते थे कि ब्लैक्स जो हैं वो सामाजिक तौर पर इंफीरियर हैं. However, they also relied on a powerful system of military repression to maintain their power. इसके अलावा वो किस पर ज्यादा अपना कंट्रोल रख रखा था उन्होंने, मिलिट्री पे, और मिलिट्री की वजह से जो है वो अपनी पावर को मेंटेन किए हुए थे. Black protesters were routinely jailed, tortured and killed. अब जो बेचारे ब्लैक लोग थे वो विरोध करते थे तो उनको जो है जेल में डाल दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था या मार दिया जाता था. Despite this reign of terror, blacks collectively struggled for decades under the leadership of African National Congress and Nelson Mandela and finally succeeded in coming to power and forming the government in 1994. कहने को इतने आतंक में जीने के बावजूद जो ब्लैक्स थे वो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, दशकों तक स्ट्रगल करते रहे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में, और फाइनली उनको जो है सफलता मिली, पावर में आए, गवर्नमेंट बनाई 1994 में. Although the constitution of post-apartheid South Africa has banned racial discrimination, economic capital still remain concentrated in white hands. अब कहने को जब साउथ अफ्रीका ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, मतलब जो ब्लैक्स थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद बना यानी अपार्थाइड सिस्टम के बाद में, तो साउथ अफ्रीका ने बैन कर दिया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को. तब भी जो इकोनॉमिक कैपिटल थी वो मोस्टली वाइट के हाथों में रही. Empowering the black majority represents a continuing challenge for the new society. और ब्लैक मेजॉरिटी को जो है दोबारा से सशक्तिकरण करना उनका एक लगातार चैलेंज था नए समाज के लिए. I have fought against white domination and have fought against black domination. मैं white domination के खिलाफ भी लड़ा और black domination के भी. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. मैं हमेशा जो हूँ उस विचार को चाहता हूँ, मैं खुश होता हूँ उस विचार से, चाहता हूँ उस विचार को जीना जिसमें एक लोकतंत्र और आजाद समाज हो, जिसमें सब लोग जो हैं आसानी से आपस में शांति और बराबरी के जो मौके होते हैं उनके साथ रहें. इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड अस्टूच. ये वो एक आइडियल है, एक वो विचार है जो मैं जीना चाहता हूँ और हासिल करना चाहता हूँ. But if needs be, it's an ideal for which I am prepared to die. पर अगर जरूरत पड़े तो ये वो विचार है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ. ये बात कही थी नेल्सन मंडेला ने 20 अप्रैल 1964 में रिव्यूना ट्रायल.